जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ उसकी बस 13 छोटी छोटी कॉलोनियां। क्या ये कॉलोनियां आजाद होने का सपना भी देख सकती थीं? आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। ये कहानी है अमेरिकन रेवोल्यूशन की, जिसने सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया में आजादी के मायने ही बदल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है 18वीं सदी का अमेरिका। वो 13 कॉलोनियां जो इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। अब देखने में तो सब बिल्कुल ठीक ठाक लगता है ना? एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग। भला यहां गड़बड़ हो भी क्या सकती थी? पर जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, तनाव की चिंगारियां ना सतह के ठीक नीचे ही सुलग रही थीं। अच्छा, इस पूरी क्रांति को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले असंतोष के बीज, मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ। फिर स्वतंत्रता संग्राम यानी असली लड़ाई। उसके बाद एक राष्ट्र की घोषणा, जब अमेरिका एक देश बना। फिर देखेंगे कि कैसे एक नई सरकार बनाई गई। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस क्रांति की गूंज आज भी दुनिया भर में क्यों सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, असंतोष के बीज। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो लोग इतने वफादार माने जाते थे वो अपने ही राजा के खिलाफ खड़े हो गए। आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। इस पूरी क्रांति की जड़ पता है कहां है? वो इस एक नारे में छिपी है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं। आप सोचकर देखिए, आपसे टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन वो टैक्स कहां और कैसे खर्च होगा ये तय करने वाली पार्लियामेंट में आपका कोई आदमी ही नहीं बैठा है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, नहीं, ये अन्याय की, अपमान की एक बहुत गहरी भावना थी जो धीरे 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 गुस्से में बदल रही थी। पर देखिए, मामला सिर्फ टैक्स का ही नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने ना कई और नियम थोप रखे थे। जैसे ये कॉलोनियां सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही व्यापार कर सकती थीं, मतलब उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी। उन्हें अपनी ही जमीन पर पश्चिम की ओर फैलने से भी रोक दिया गया था। और तो और क्वार्टरिंग एक्ट नाम का एक कानून था। सोचिए, लोगों को अपने ही घरों में ब्रिटिश सैनिकों को ठहराना पड़ता था। इसी माहौल में यूरोप से एनलाइटनमेंट के नए विचार आ रहे थे कि भाई हर इंसान के अधिकार होते हैं, सरकार लोगों की मर्जी से चलनी चाहिए। और फिर 1770 में बॉस्टन में ब्रिटिश सैनिकों ने आम नागरिकों पर गोली चला दी। बस ये तो सुलगती हुई आग में घी डालने जैसा था। और फिर 1773 में हुआ वो ड्रामाई प्रदर्शन जिसे हम सब बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ चाय की बर्बादी नहीं थी, नहीं, ये ब्रिटिश ताकत को एक खुली सीधी चुनौती थी। जरा कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, कुछ लोग जहाजों पर चढ़ते हैं और लाखों की ब्रिटिश चाय को समंदर में फेंक देते हैं। यह एक सीधा सा संदेश था, बस अब बहुत हुआ, अब हम तुम्हारे नियम नहीं मानेंगे। और यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब बात विरोध प्रदर्शनों से बहुत आगे बढ़कर जंग के मैदान तक आ पहुंची थी। ये था स्वतंत्रता संग्राम। और ये लड़ाई, सच पूछिए तो एक डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई थी। एक तरफ ब्रिटेन की विशाल एकदम वेल ट्रेन्ड सेना और नेवी, और दूसरी तरफ किसान, व्यापारी, आम लोग जिन्होंने आजादी के लिए हथियार उठा लिए थे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग टिक भी पाएंगे। ये युद्ध चला तो करीब 8 साल, लेकिन इसकी पूरी कहानी को हम 3 बड़े मोड़ों से समझ सकते हैं। सबसे पहला, 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयां। यहीं पर पहली गोली चली और ये थी क्रांति की चिंगारी। फिर 1777 में साराटोगा का युद्ध, जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आखिर में 1781 में यॉर्कटाउन की घेराबंदी, जहां ब्रिटिश सेना ने आखिरकार घुटने टेक दिए। अब सवाल यह है कि भाई साराटोगा की लड़ाई इतनी खास क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि ये एक गेम चेंजर थी। पता है कैसे? इस एक जीत ने ब्रिटेन के पुराने दुश्मन यानी फ्रांस को यकीन दिला दिया कि अरे, ये अमेरिकी तो सच में जीत सकते हैं। और बस फिर क्या था, फ्रांस ने अपनी सेना, अपने जहाज, अपना पैसा, सब कुछ अमेरिका की मदद के लिए भेज दिया। और इस एक मदद ने लड़ाई का पासा ही पलट कर रख दिया। तो एक तरफ तो जंग के मैदान में लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी कागज और कलम की। ये वो लड़ाई थी जहां एक नए राष्ट्र की घोषणा की जा रही थी, जहां उसके उसूल, उसके सिद्धांत लिखे जा रहे थे। और फिर 1776 में आया वो दस्तावेज जिसने इतिहास ही बदल दिया, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ ब्रिटेन से आज़ादी का ऐलान नहीं था, ये एक तरह से अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट था। और इसकी ये लाइनें
हम इन सत्यों को स्वस्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। एक ऐसा विचार जो आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करता है। और इस सब के पीछे जो दिमाग था वो था कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का। आप इसे उस समय की एक तरह की संसद समझ लीजिए, जहां सभी 13 कॉलोनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर फैसले लेते थे। इसी कांग्रेस ने सेना बनाई, दूसरे देशों से समझौते किए, और सच तो यह है कि यही अमेरिका की पहली नेशनल गवर्नमेंट बनी। और फिर आखिरकार 1783 में पेरिस की संधि के साथ युद्ध का ऑफिशियल एंड हुआ। ये वो पल था जब ब्रिटेन ने अपनी हार मान ली। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी, अपनी सेना हटाने का वादा किया और नई सीमाएं भी तय की गई। बस दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर चुका था। युद्ध जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगली चुनौती शायद उससे भी बड़ी थी। अब एक ऐसी सरकार बनानी थी जो स्टेबल हो, इफेक्टिव हो और सबसे जरूरी उन्हीं उसूलों पर चले जिनके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसे कहते हैं फेडरल पॉलिटी या संघीय शासन प्रणाली। और ये एक बहुत ही क्लेवर आइडिया था। उन्होंने पावर को 2 लेवल पर बांट दिया, एक नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए फैसले लेगी और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने अपने राज्यों के मामले देखेंगी। मकसद था एक बैलेंस बनाना, ताकि ना तो केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए और ना ही राज्य बिखर जाएं। और इस पावर शेयरिंग को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक और सिद्धांत अपनाया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार एक टीम है जिसके 3 खिलाड़ी हैं और तीनों के काम एकदम अलग अलग हैं। एक है लेजिस्लेटिव यानी कांग्रेस, जिसका काम है नियम बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति, जिसका काम है उन नियमों को लागू करना। और तीसरा जुडिशियल यानी सुप्रीम कोर्ट, जो ये देखता है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। मतलब कोई भी एक खिलाड़ी अकेले पूरा खेल कंट्रोल नहीं कर सकता। और इन सभी बेहतरीन विचारों को एक दस्तावेज में पिरोया गया, अमेरिकी संविधान। और इसकी कई खासियतें थीं। पहली बात, ये दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसने पॉपुलर सॉवरेनिटी की नींव रखी, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार लोगों की मर्जी से चलेगी। इसने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया और जो सबसे जरूरी बात थी, इसमें बिल ऑफ राइट्स जुड़ा गया। ये हर नागरिक को कुछ बेसिक फ्रीडम्स की गारंटी देता है। तो लड़ाई खत्म हुई, देश बन गया, संविधान भी लिख दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब हम अपने आखिरी हिस्से में ये देखेंगे कि इस क्रांति की गूंज सदियों बाद भी और हजारों मील दूर तक कैसे सुनाई देती है। देखिए, इस क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इसने दुनिया को दिखाया कि एक छोटी सी कॉलोनी भी एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है और जीत सकती है। इससे फ्रांस से लेकर लैटिन अमेरिका तक आज़ादी की लड़ाइयों को प्रेरणा मिली। जो अमेरिकी संविधान था वो दुनिया भर के नए लोकतंत्रों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक मॉडल बन गया। और हाँ, भले ही उस समय ये ठीक से लागू न हुआ हो, लेकिन वो जो विचार था ना, सभी मनुष्य समान हैं, उसी विचार ने आगे चलकर अमेरिका के अंदर ही दास्ता के खिलाफ आंदोलन की नींव रखी। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि 200 साल से भी पुरानी ये क्रांति आज हमारे लिए आज़ादी के क्या मायने रखती है। शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये क्रांति हमें याद दिलाती है कि अधिकार कभी थाली में सजाकर नहीं दिए जाते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। और ये भी कि एक बेहतर भविष्य का सपना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसके लिए लड़ना जरूरी होता है। ये एक ऐसी विरासत है जो सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि हम सब की है, पूरी दुनिया की।